आज के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड से संबंधित जो क्वेश्चन है लगभग 70 से 72 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन एक ऐसा है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो पहला में है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। नहीं, यही हो जाएगा, ये लक्षण नहीं। जो रटने वाला बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, ये लक्षण है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण रहता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ये भी है। इसका वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी है। लेकिन कह रहा है यहाँ कौन लक्षण नहीं है, तो ये होगा जो रटने वाला बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है IQ। बुद्धि लब्धि मतलब IQ इंटेलिजेंट कॉन्शियंट। बुद्धि लब्धि बराबर होता है वास्तविक, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है वास्तविक क्या है यहाँ, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100 होता है। तो इसको फॉर्मूला इस पर बैठाएंगे तो क्या, मानसिक आयु 12 है, तब 12 है आप बट्टे वास्तविक है 10 गुने 100, 10 यहाँ हो जाएगा, 10 गुने 100। तो काटेंगे 10 मतलब कट जाएगा, 12 में 10 से गुना करेंगे, 12 दाही 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो IQ को मतलब बुद्धि लब्धि को इंटेलिजेंट कॉन्शियंट कहा जाता है, IQ बुद्धि लब्धि। तो IQ का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। यहाँ दोनों का स्थान पर रख दिए हैं। मानसिक आयु के जब मानसिक आयु, वास्तविक आयु की जगह पर वास्तविक आयु गुने 100। इसको काट कर देखे हैं तो 120 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक बालक है जिसका IQ इंटेलिजेंट कॉन्शियंट यानी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें, किस तरह में वर्गीकृत किया जाएगा। तो वह होगा सामान्य बुद्धि का होगा। 105 वाला जो होता है 100 सामान्य वाला होता है, और सबसे मंद जो होता है एकदम जड़ बुद्धि वाले होते हैं। 71 से कम वाला जो होता है, 71 से कम वाला जो होता है जड़ बुद्धि वाला होता है, और 100 से ऊपर और कुछ मतलब 105 वाला जो होगा वह सामान्य बुद्धि वाला होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बुद्धि के प्रकार तो कौन कौन बुद्धि होता है, सो यहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, भाषा बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो भाषा बुद्धि के प्रकार अंतर्वैयक्तिक कौशल ये भी होता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल ये भी होता है। सृजनात्मकता जो है ये नहीं होता है, ये बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है सृजनात्मकता। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कॉन्शियंट यानी IQ 90 से 110 के मध्य है। 90 से 110 के भी वह कैसा बच्चा होगा। तो अभी देखे थे 105 वाला जो होता है सामान्य बुद्धि का होता है, तो 110 वाला भी है। 90 से 110 यानी 105 भी सामान्य में आया है, तो 110 तक ही सामान्य बुद्धि वाला आएगा। यानी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि IQ जो है 90 से 110 के बीच है, तो वह सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप है एक, क्या है, PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। यानी PSRN का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा P से प्रॉब्लम सॉल्विंग, S से रीजनिंग एवं R से यानी PS से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। PS से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, R से हो जाएगा रीजनिंग हो जाएगा, और N से होगा न्यूमरेसी हो जाएगा। न्यूमरेसी मतलब समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समस्या हल, रीजनिंग का मतलब तार्किकता, और
इसका न्यूमरेसी का मतलब हो जाएगा आंकिक क्षमता। तो यही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा कि PSRN का मतलब होता है समस्या हल, तार्किक एवं आंकिक क्षमता, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन नहीं है? गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो है अधिमान 7 को निर्धारित किया है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो पहले तो 7 को जानना होगा, तो 7 को जानने के लिए फिर आगे देखते हैं। तो इसमें से स्थान संबंधी बुद्धि ये भी होता है, भावात्मक बुद्धि ये नहीं होता है, इनमें से एक भावात्मक बुद्धि नहीं है। इसके बाद अंतर व्यक्तिक बुद्धि ये भी होता है, इसका भाषात्मक बुद्धि ये भी होता है, और कौन नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि नहीं होता है। फिर अगला है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, माने बुद्धि के संबंध में क्या इसमें से सही कथन कहा गया है? कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी सही है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी सही है। इसके बाद संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि भी सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, मतलब उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास में चार चरण कौन कौन है? संवेदी चालक है, पूर्व परिचालन है, सुदृढ़ परिचालन है और औपचारिक परिचालन, यही 4 चरण है बौद्धिक विकास के, को चिन्हित करता है। कौन इसमें से कौन चिन्हित करता है? तो इसका आंसर जी हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं, जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है, यानी सामान्य मतलब जनरल हो जाए, एस मतलब स्पेशल हो जाएगा, यानी विशिष्ट बुद्धि। तो इसमें से कौन सा है जो इसका समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, यह एक स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, माने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत आता है। अगला क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि जो 120 है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, यानी रमेश और अंकित दोनों का सामान्य बुद्धि जो है IQ जो 120 है, और लेकिन रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगा? रमेश की मानसिक आयु तो पहले तो निकाल देंगे, यहाँ दोनों का दिया हुआ है। सामान्य बुद्धि जो है, सामान्य बुद्धि एक रमेश का अंकित का, दोनों का, रमेश का और अंकित का, दोनों का सामान्य बुद्धि कितना है? 120 है, 120 है सामान्य बुद्धि दोनों का है। लेकिन अब कह रहा रमेश अंकित की आयु 12 वर्ष है, अंकित 12 वर्ष का है, अंकित 12 वर्ष का है, और कह रहा है रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब रमेश 10 वर्ष का है, रमेश 10 वर्ष का है। तो यहाँ दोनों का सामान्य बुद्धि और क्या है, सामान्य बुद्धि निकल गया और दोनों को वास्तविक उम्र निकल गया। तो हम निकालेंगे क्या? तो रमेश की मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु तो एक फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धि मतलब IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक एज बट्टे वास्तविक रियल एज, गुने 100 होता है, 100 होता है। तो इसके बाद क्या किसका निकालना है हमको? तो रमेश की मानसिक आयु निकालना है। तो रमेश की मानसिक आयु कितना है? दोनों का 120 है, तो 120 लिख देंगे। अब बट्टे रमेश का जो है वास्तविक आयु कितना है? 10 है, यहाँ रमेश का वास्तविक आयु 10 है, तो 10 और गुने 100, तो काटेंगे 10 से 10, कितना हो जाएगा इसका? कहीं मिस हो गया इसका। मानसिक IQ बराबर IQ के जगह पर 120 दिया हुआ, सामान्य बुद्धि लब्धि IQ के जगह पर 120 दिया है, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है।
120 यहाँ पर है, 120 बराबर इसके जगह पर इसके जगह पर 120 आएगा, x के जगह पर 120 आएगा। तो 120 बराबर हो जाएगा मानसिक आयु। रमेश है तो मानसिक आयु तो निकालना ही है। अब वास्तविक आयु कितना है रमेश का? 10 वर्ष है। तो 120 बराबर मानसिक आयु बट्टे 10 ऐसे होगा। यहाँ हो गया, गुने 100 हो जाएगा। यहाँ 100 तो 10 से 10 मतलब काट देंगे, इस 1 0 से 1 0 काट देंगे तो मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ थर्मिस हो गया था, 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको देख रहे हैं, जैसे था मानसिक आयु बट्टे IQ बराबर होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मतलब रियल एज गुने 100। तो यहाँ IQ दिया हुआ है 120 बराबर मानसिक आयु पता करना है, तो मानसिक आयु अब बट्टे रियल आयु आपको उस अंकित का 12 था, 2 बार छोटा था 10 अब गुने 100। 10 से काटेंगे, 10 मतलब कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे। यहाँ तो कितना मानसिक आयु MA बराबर मानसिक आयु कितना हो गया? 12 हो गया। तो वही इसका आंसर था 12, इसका आंसर 12 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि माने IQ मापन के जन्मदाता कौन है? तो IQ मापन के जन्मदाता जो है टर्मैन, इससे पहले भी किसी वीडियो में देखे थे, टर्मैन है। बुद्धि लब्धि का मापन मतलब IQ का मापन के जन्मदाता है टर्मैन है। फिर अगला क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम होता है। जड़ बुद्धि वाले जो बालक होता है उसके IQ होता है 71 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसको थार्नडाइक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक है। फिर अगला है, गिलफोर्ड ने आभासी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी है, आभासी नहीं है, अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसका हो जाएगा, इसमें क्या बुद्धि एवं सृजनात्मकता नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं हो पाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं उसको आगे क्या है से। फिर अगला है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। क्या है? बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड के प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो लोगों के स्थान पर जानवरों को क्या किया गया है? लोगों के स्थान पर, जहाँ लोग न होकर वहाँ जानवर का प्रतिस्थापित किया गया है। लोग के जगह पर जानवर को प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का उदाहरण है। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का उदाहरण इनमें से कौन है उदाहरण? तो इसका है D नंबर हो जाएगा। क्या होगा? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांग यानी कल्चर फ्री IQ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांग यानी IQ इंटेलिजेंट कॉन्सेंट। तो बुद्धि लब्धांग के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा
को डैश डैश है, मतलब इसे क्या भराएगा इसमें से, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को फिर डैश डैश है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धांग के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है, स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण मतलब विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह किस चीज़ से प्रभावित है, वह जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैविध्यपूर्ण यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के से प्रभावित है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि, या प्रकृतिक से संबंधित चीज है तो प्राकृतिक बुद्धि कहेगा। यानी पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहते हैं, प्राकृतिक बुद्धि कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक चीज को पहचान रहा है, उसके बारे में जान रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापन सिद्धांत को पर आधारित है, तो यहाँ बुद्धि के हर प्रकार के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब बुद्धि के वितरण कहा रहा है, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यानी औसत बुद्धि के बारे में कह रहा है, प्रतिभा संबंध बुद्धि के बारे में कह रहा है, मंद बुद्धि के बारे में कह रहा है। इसका मतलब क्या, बुद्धि के वितरण कर रहा है, तो बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, तो धनात्मक पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, तो धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। फिर अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके भाटिया जो है बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन करता है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, यह आलोचना कर रहा है इसको। अगला क्वेश्चन है, ये फिगर पर आधारित है, तो इस ये फार्मूला टाइप से होता है, जैसे छायांकन छात्र सामान्य वितरण, छायांकित छात्र सामान्य वितरण में जो उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करती है जो में आते हैं, किस में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 अल्फा के बाद, इसको लगभग रटने की चीज़ है, 3 अल्फा के बाद हो जाएगा। अगला है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है, वह स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। फिर अगला है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग बनाती है, तो शिक्षक को किस योग बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विविध
शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निश्चित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? किसके अतिरिक्त? तो त्रितंत्र में सिद्धांत में संदर्भगत को किया गया है, इसके बाद सामाजिक को किया गया है, इसके बाद अनुभवी को किया गया है। तो इसको छोड़ करके अवयवभूत को छोड़ करके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसके अतिरिक्त, मतलब किसको छोड़ करके? तो अवयवभूत को छोड़ करके त्रितंत्र सिद्धांत में कौन कौन शामिल है? तो यह ए हो गया, संदर्भगत हो जाएगा, सामाजिक हो गया, अनुभविक हो जाएगा। ये त्रितंत्र में यही तीनों आता है। फिर अगला है हावर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत फिर डैश पर बल देता है। तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। कौन है? हावर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। फिर अगला है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? आईक्यू के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु में से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, कैटेल ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो कैटेल ने दिया। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये क्या होता है? एक तरह का बौद्धिक खेल होता है। कार्ड मतलब ताश जो होता है, चेस मतलब शतरंज होता है, सो यानी शतरंज तथा ताश जो खेलते हैं किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? यह एक बौद्धिक खेल है या बुद्धि का खेल है। अगला है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की क्षमता, ये भी सही होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, यानी इस डी में हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत। इसे पीछे देखे थे। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो गिलफोर्ड ने किया है। ये क्वेश्चन दोबारा है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गिलफोर्ड ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो क्या है? इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है, ए होगा। यह शोध आधारित नहीं है, ए भी होगा। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, भी होगा। फिर अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशेषता का प्रदर्शन करते, नहीं, ये नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। कह रहा है कौन संबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका बी आंसर होगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, तो वह है व्यवहारवादी बुद्धि है। इसके बाद अगला है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण के निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो ये होगा एल्फ्रेड बीने ने।
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? एल्फ्रेड बीने ने किया था। फिर अगला है बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। जी मतलब जनरल, जनरल मतलब सामान्य, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। एक मतलब स्पेशल, ऐसे वो एस होता है, स्पेशल, स्पेशल मतलब विशिष्ट हो जाता है उसका, तो जी से जनरल हो जाएगा, मतलब सामान्य हो जाएगा। तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। कारक जी क्या है? तो जी से जनरल, जनरल मतलब सामान्य, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। अगला है बहुबुद्धि के सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? एयरफोर्स बहुबुद्धि के सिद्धांत के आधार पर एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो उसमें हो जाए, क्या हो जाए? गतिक बुद्धि, गतिक बुद्धि की जरूरत होगा, गतिक बुद्धि। अगला है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत? त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारवादी क्या है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं कह रहा है। केवल लगा हुआ है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तो इसलिए यह नहीं होगा। बाकी हुआ कौन कौन? तो पर्यावरण का निर्माण करना, ये भी होगा। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, ये भी होगा। इसका पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी होगा। लेकिन ये नहीं हुआ, कौन हुआ? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने में निम्नलिखित में से कौन सी, ये दोबारा क्वेश्चन फिर आ गया है, दोबारा पूछा गया है बाद में, कौन सी बुद्धि की आवश्यकता हो? तो गतिक बुद्धि अभी देखे थे। फिर अगला है बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा का कारक जी, ये भी दोबारा आ गया। जी मतलब जनरल, जनरल मतलब सामान्य, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा, ये भी फिर दोबारा पूछा गया है। इसके बाद है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा हो सकता है। कौन हो सकता है? तो हो सकता है अंतःवैयक्तिक हो सकता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति को आत्मबोध एवं सर्वाधिक योगदान देगा वह है अंतःवैयक्तिक है। अगला है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने को बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय है? तो संगीतमय, जब संगीत से संबंधित यहाँ है तो संगीतमय की बुद्धि उच्च स्तरीय है। फिर अगला क्या है? बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु प्राणी होते, सही है, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, यही सही हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। अगला है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आंसर सी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू अंतर निहित है। फिर अगला क्वेश्चन है विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। फिर है बुद्धि है, यानी बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समूह है, क्षमता एबिलिटी का एक समूह है, यानी सामर्थ्यों का एक समूह है। अगला है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच में होती है? तो 90 से 109 के बीच में होती है। औसत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं 90 से 109 के बीच में होते हैं औसत बुद्धि वाले बच्चे। इसके बाद है स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जी कारक कहलाती है, मतलब जनरल कारक कहलाती है।
स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। अगला है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। किसने? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। किसने किया? टर्मन ने किया। टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया? तो टर्मन ने किया। फिर अगला है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादन किया। किसने किया? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन ने। अगला है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इससे पहले देखे थे बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100 होता है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और गुना 100। इस पर हमको जो ना पता रहेगा मानसिक आयु निकाल सकते हैं, वास्तविक आयु निकाल सकते हैं, एक दिया रहेगा तो एक निकाल सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो यही कैटेल है। कैटेल। अगला है गोलमैन निम्न से किससे संबंधित है? तो गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किस चीज का मापन करता है? तो बुद्धि का करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो बुद्धि का परीक्षण करता है। इसके बाद है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। फिर अगला है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि IQ कितना हो जाएगा? IQ कितना हो जाएगा? IQ तो 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा? इसका बुद्धि लब्धि निकालने के लिए 36 से 49 इसका बुद्धि लब्धि तो इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगा 160 हो जाएगा। बुद्धि लब्धि इसका 160 हो जाएगा। 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है माने तो हो जाएगा कितना? 5 वर्ष मानसिक आयु बट्टे 8 ये हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? मतलब IQ बराबर होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 होता है। तो इसको क्या करेंगे? मानसिक आयु 8 है, वास्तविक आयु 5 वर्ष का है और गुने 100 होता है। 5 से काटेंगे 100 को 20 मरतबे कट जाएगा। 8 से 20 को गुना करेगा 8 दूना 16 160 हो जाएगा। तो वही 160 इसका आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि तो वही बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है, वास्तविक आयु उसके 5 वर्ष का है और गुने 100। 5 से 100 काटे हैं 20 मरतबे काटे हैं 20 से 8 को गुना कर 8 2 16 160 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो 36 से 49 का आंसर हो जाएगा। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो 36 से 49 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाए निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बुद्धि का सिद्धांत कौन कौन है पहले देखते हैं। एक तत्व सिद्धांत ये है, इसके बाद द्वितत्व सिद्धांत ये भी है, इसका बहुतत्व सिद्धांत ये भी है। कौन नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है तो प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है। तो चूंकि नहीं पूछ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा। और कौन कौन होता है बुद्धि का सिद्धांत? तो एक तत्व सिद्धांत होता है, द्वितत्व सिद्धांत होता है, बहुतत्व सिद्धांत होता है। अगला है किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो इससे पहले भी देखे थे 90 से 109 वाला जो होता है 90 से 109 वाला जो होता है सामान्य बुद्धि वाला होता है। इसके बाद है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है।
कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फिर अगला है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की अवधारणा दी गई किसके द्वारा? तो आईक्यू की अवधारणा स्टर्न, क्या है? स्टर्न को ही होगी, टर्मेन नहीं, इसका कौन है? बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इसका देखना होगा, इसको टर्मन के द्वारा दिया गया है। इसे दोनों में एक ही को 2 बार लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो बताया था ध्वनि संयोजनों तो है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ध्वनि संबंधी के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत बताया? तो ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, क्या है? तो है 5 उप परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है? 5 उप परीक्षण, इसको याद करने की चीज है। 5 उप परीक्षण, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण जो है क्या है? 5 उप परीक्षण है। अगला है गार्डनर के अनुसार दूसरे के मूड यानी मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब अंदर की बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अगला है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? कौन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाता है। बुद्धि बहुआयामी है, इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अगला है हावर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं क्या है? पहले विशेषता दिया हुआ, उस विशेषता के आधार पर उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता क्या है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है अंतर्वैयक्तिक हो रहा है, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत है, अंतर्वैयक्तिक हो रहा है। अगला है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, वही क्वेश्चन फिर दोबारा है यहाँ पर। अगला है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो इसका हो जाएगा गणितीय है, तो इसमें क्या है? पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो इसका हो गया गार्डनर ने दिया था। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो गार्डनर ने दिया। तो इस तरह से लगभग 70-71 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।